हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो देखो, प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ को अगर इन जनरल टर्म्स में बात करें तो ये वही हो गया कि जैसे हम सीए करने से पहले सीए का प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे थे और पता चला कि भाई उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या एग्जाम्स हैं। ऐसे ही जब कंपनी शेयर्स लेके आती है, लोगों के पास जाती है कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस में अपने सारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं। अब सवाल यह है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस के नियम क्या है, फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, कोई कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, इन सब पे। तो जैसे कि हमारा तरीका है कि हम सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर करते चले जाएंगे और हमारा इसी तरीके से क्विक रिवीजन भी होगा और फिर लास्ट में जाके जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो आप इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। पेज नंबर 7 है इलस्ट्रेशन MCQ क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटीज फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग किसे सिक्योरिटीज़ कहा जाएगा। नॉर्मली जो आप शेयर्स सुनते हो, शेयर्स भी सिक्योरिटी का पार्ट है, तो सिक्योरिटी वाइडर टर्म्स हो गया और शेयर्स उसके अंदर आ जाता है। तो सेक्शन 23 के अंदर किसे किसे सिक्योरिटी कहा गया है। फर्स्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी कहते हैं। सेकंड, एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मॉर्गेज डेप्ट। मॉर्गेज डेप्ट के अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम है, मतलब कोई किसी ने अपनी संपत्ति मॉर्गेज पे दे दिया, एक तरीके से बोलते हैं ना, गारंटी पे दे दिया, उसके अगेंस्ट किसी ने लोन ले लिया, तो उस मॉर्गेज डेट जो है, मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है, उससे रिकवरी हो सकती है। ऐसे को सिक्योरिटी बोलते हैं क्या। और थर्ड, सिक्योरिटीज इशूड बाय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने अगर सिक्योरिटी इशू की, तो इसका आंसर क्या सिर्फ थर्ड है, या फिर पहला और तीसरा है, या फिर दूसरा और तीसरा है, और डी तीनों में से कुछ नहीं। तो इसका आंसर है सी, सेकंड और थर्ड, एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मॉर्गेज डेप्ट, ये भी सिक्योरिटीज़ है, और सिक्योरिटीज इशूड बाय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी सिक्योरिटी है। जिसका मतलब ये हुआ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी वो सिक्योरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 7 के लास्ट में, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। द पावर टू एडमिनिस्टर द मैटर्स पर्टेनिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय लिस्टेड कंपनी वेस्टेड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जिसके शेयर्स डेली ट्रेड होते हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी है वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन करना चाहती है, तो इसका जो पावर है उसको मैनेज करने का, एडमिनिस्टर कंट्रोल करने का पावर क्या सेबी के पास है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है फॉल्स, मतलब सेबी के पास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का नहीं है, वो इसमें डील नहीं करते। तो आंसर है इसका फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो पाए। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ट्रू और फॉल्स में। द मैटर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25(3) नीड टू बी स्टेटेड इन सब्सटीट्यूशन ऑफ मैटर स्टेटेड अंडर सेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस तो आने नहीं है, सेक्शन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कि सेक्शन 25 बताओ, सेक्शन 26 बताओ, ऐसे को इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते, तो फिजिबल नहीं है इस टाइम पे। तो ये आगे चलते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। कंपनीज प्रोस्पेक्टस वाज गिवन टू अ सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी and he forwarded it to one of his clients despite it was marked strictly private who applied for share based upon same। कंपनीज प्रोस्पेक्टस सॉलिसिटर को दिया गया कंपनी के, और उसने फॉरवर्ड कर दिया क्लाइंट को, इसके बावजूद कि ये स्ट्रिक्टली प्राइवेट है, पब्लिकली इसको शेयर नहीं कर सकते। हु अप्लाइड फॉर शेयर, और उसके बाद उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे किसी ने शेयर के लिए अप्लाई किया। लेटर फाइल्ड सूट फॉर डैमेज, उसके बाद उसने केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट। विल दिस कम्युनिकेशन अमाउंट टू एन इशू टू द पब्लिक एंड वेदर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर अट्रैक्टेड। क्या ये जो कम्युनिकेशन हुआ है इशू से रिलेटेड, जो कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है, क्या इसमें कंपनी के ऊपर अट्रैक्ट होगा प्रोविजन कंपनीज एक्ट का। No, this did not amount to an issue to the public, and accordingly the provision of the act relating to liability for omission etc not attracting here। पहली बात तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे तो कर नहीं सकते,
क्योंकि वो जो है वो तो प्राइवेटली था, मतलब वो शेयर नहीं किया जा सकता था। ऐसे बेस पे जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्राइवेट था, वो सॉलिसिटर ने गलत किया उसको शेयर करके, तो कंपनी के ऊपर कोई ऐसे फाइल नहीं कर सकता केस उसके बेसिस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 13। मिस सारिका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ लीडिंग फिनटेक कंपनी, हैज़ टू फ्लाई टू डावोस टू अटेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट। मिस सारिका है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक फिनटेक कंपनी में, उनको डावोस जाना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट में अटेंड करने के लिए। वाइल कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इंटेंडेड टू फाइल अ कंपनी ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी की वो प्रोस्पेक्टस फाइल करना है उनको विद रजिस्ट्रार के साथ अपकमिंग। मिसेस सारिका ऑथराइज, और उसमें मुझ सारिका ऑथराइज है राइटिंग में। नाउ मिस्टर गौतम फॉर साइनिंग ऑफ सच कॉपी ऑन हर बिहाफ। अब लेकिन मिस्टर सारिका तो है नहीं, तो मिस्टर गौतम उनके बिहाफ पे वो सारे डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। नाउ डेट ऑफ फाइलिंग कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार इज इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू। तो इनमें इन्होंने ये बताया है कि या तो मिस सारिका अगर नहीं है तो वो किसी को ऑथराइज करेंगी राइटिंग में, तभी कोई उनके बिहाफ पे साइन कर पाएगा। ऑथराइज होना राइटिंग में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है 15 पेज पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of a pharmaceutical limited has allotted shares to the public by issuing a prospectus that is not filed with the registrar of company। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इस कंपनी की फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की, उन्होंने शेयर्स अलॉटमेंट के लिए पब्लिक को दे दिया, लेकिन वो जो प्रोस्पेक्टस है वो तो अभी तक आरओसी में फाइल नहीं हुआ है। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटी टू द पब्लिक ओनली बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 23। मतलब बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। फर्दर सेक्शन रिक्वायर्स दैट नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड अनलेस अ ड्यूली साइंड कॉपी प्रोस्पेक्टस फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग। और कोई भी प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं हो सकती जब तक वो साइंड होके रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग के लिए ना जाए। इन द गिवन केस द कंपनी हैज इशूड द प्रोस्पेक्टस इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 20। कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया वायलेट कर रहा है क्योंकि उसने नियम फॉलो किए नहीं। कंपनी एज वेल एज द पर्सन विज नोइंगली अ पार्टी टू, और वो भी पर्सन जो ऐसा कर रहा है जानबूझ के, उन सबको पेनल्टी की पनिशमेंट होगी। अगला चलते हैं, स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स का। द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिटेड विद रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग नीड टू बी ड्यूली साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको ऑथराइज किया वो करके साइन कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का साइन करना प्रोस्पेक्टस को जरूरी नहीं है, तो आंसर स्टेटमेंट इसका है फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 16 पेज पे। इंड स्विफ्ट फार्मा लिमिटेड आफ्टर इशू प्रोस्पेक्टस, इंड स्विफ्ट फार्मा लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। विलिंग टू मेक वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस। अब वो प्रोस्पेक्टस में उन्होंने जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू चेंज इन इंडस्ट्री ब्राउट बाय कोविड-19 की वजह से जो भी चेंजेस आए। व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस टू इंड स्विफ्ट फार्मा। अब इस ऐसे सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहते हो इस कंपनी को। नाउ इन गिवन केस इंड स्विफ्ट शुड ऑथराइज द चेंजेस थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ट एट जनरल मीटिंग। इंड स्विफ्ट को ऑथराइज करने चाहिए सारे चेंजेस जो वो ऑब्जेक्ट में करना चाहता है प्रोस्पेक्टस, वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, और वो पास होने चाहिए जनरल मीटिंग में। एंड कॉपी ऑफ नोटिस दैट इज गिवन टू द शेयर होल्डर, और जो नोटिस है इसका कॉपी, नोटिस की कॉपी शेयर होल्डर को भी दिया हो जाना चाहिए फॉर सच वेरिएशन कि हमें ये बदलाव ला रहे हैं। सेल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करो अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन ऑफ वेरिएशन की भी क्यों चेंजेस ला रहे हो, जैसे कोविड-19 का इसने बताया। इन इफ एनी शेयर होल्डर शो डिसेंट, अगर कोई शेयर होल्डर असहमत है, सहमति नहीं है उसकी, देन एग्जिट ऑप्शन सेल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन इशूड इन दिस रिगार्ड बाय सेबी। तो उसके लिए एग्जिट ऑप्शन भी होना चाहिए जैसे कि सेबी ने गाइडलाइंस में बताया है। Now next MCQ आ गया। In case of variation in terms of contract or object in prospectus, which of the following statement are not true। अगर prospectus में change कर रहे हो, variation कर रहे हो, तो कौन सी statement सही नहीं है। Ordinary resolution shall be passed, नहीं, ordinary resolution से तो काम होगा नहीं, special resolution चाहिए, तो यही तो गलत है। Notice given to shareholder shall also be published in 2 newspaper, 2 newspaper की तो कोई बात हुई नहीं है। Amount so raised can be invested only in equity share of prescribed class of companies। तो देखते हैं क्या पहला गलत है या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला और तीसरा गलत है, और दूसरा और तीसरा गलत है। आंसर सी, पहला और तीसरा गलत है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं होगा, और अमाउंट सो रेज्ड बाय कैन बी इन्वेस्टेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, ये भी गलत है।
तो पहला और तीसरा गलत है। दूसरा, नोटिस गोइंग टू शेड्यूल शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में तो पब्लिश करना है, लेकिन 2 न्यूज़पेपर में होगा। ये देख लो एक बार, फिर से चलते हैं। पब्लिश्ड वेरिएशन पब्लिश इन न्यूज़पेपर अलॉन्ग, न्यूज़पेपर के बारे में है, लेकिन ये 2 न्यूज़पेपर को लेकर एक बार रिकन्फर्म कर लेना आप, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इसमें 2 न्यूज़पेपर वाले को सही बताया है, इन 2 न्यूज़पेपर, ठीक है। इसको ओके करते हैं, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 18, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर। इन केस ऑफ सुपरफिक्स IT लिमिटेड, सम ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी ऑफर पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। सुपरफिक्स IT लिमिटेड के केस में कुछ मेंबर कंपनी के ऑफर कर रहे हैं कि भाई जो शेयर्स की होल्डिंग है कंपनीज, पब्लिक कंपनीज इन कंसिडर बोर्ड वेर इन कंपनी टुक ऑल एक्शन ऑन देयर बिहाफ फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन, कि भाई कंपनी कुछ भी एक्शन ले सकती है उसकी। कंपनी इनकर द एक्सपेंस ऑफ 3.2 लाख फॉर कैरिंग आउट सच ट्रांजेक्शन, और कंपनी ने ऐसे खर्चे भी किए 3.2 लाख इस ट्रांजेक्शन करने। कैन कंपनी रिकवर द अमाउंट सो इनकर्ड इन फुल फ्रॉम सच मेंबर्स, क्या कंपनी ऐसे अमाउंट रिकवर कर सकती है मेंबर से जो मेंबर के कहने पे उसने किए हैं। इन केस ऑफ सुपरफिक्स IT लिमिटेड, सम ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी ऑफर पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स, कुछ मेंबर उन्होंने ऑफर किया है कि कुछ जो शेयर से रिलेटेड जो है पब्लिक में जो उन्होंने इशू किया है, वेर इन कंपनी टू कॉल, कंपनी सारे एक्शन ले सकती है और उस कंपनी का खर्चा भी होता है। तो ऐसे में क्या कंपनी रिकवर कर सकती है? तो आंसर इज यस, मेंबर हु ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक इन कंसल्टेशन विद बोर्ड शैल ऑथराइज द कंपनी टू टेक ऑल द एक्शन ऑन देयर ऑफ, उसने ऑथराइज भी किया है सारे चार्जेस करने के लिए, एंड बाउंड टू रिम्बर्स द कंपनी फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी ने खर्चे किए हैं मेंबर्स के बिहाफ पे वो रिम्बर्स करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज 21 पेज पे आ गए हम। इलस्ट्रेशन, एन एप्लीकेंट हु मेड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट अलॉन्ग विद एडवांस पेमेंट ऑफ एक बंदे ने शेयर्स खरीदने के लिए पहले से एडवांस में पैसा दे दिया और एप्लीकेशन दे दी। इफ़ ही एक्सप्रेस डिजायर टू विड्रॉ हिज एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहता, आफ्टर चेंज रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम केम टू, उसको पता लगा कि जो मेमोरेंडम में कुछ चेंज कर दिया है कंपनी ने और वो अपना पैसा वापस लेना। द कंपनी ऑप्शंस, अब कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? मे रिफंड द मनी एट डिस्क्रिप्शन बोर्ड, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इच्छा के अनुसार वापस कर देगी उसको पैसा। सेल रिफंड द मनी आफ्टर रिटर्निंग द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर उससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगे हैं शेयर्स इशू करने पे या एप्लीकेंट सबमिट करने पे, मतलब एक्सेप्ट करने पे, वो पैसा काट के उसको रिफंड करती। सी, शैल रिफंड ऑल द मनीज रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर सारे पैसे दे देंगे बिना कुछ पैसे काटे हुए। डी, शैल रिफंड द मनीज आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस विद इन 30 डेज, और रिफंड कर देंगे विद इन 30 दिन के अंदर अंदर। The answer is C. It is provided that where a company or any other person has received application for allotment security along with advance payment, application दे दिया for allotment security, advance payment भी कर दिया subscription के लिए, before making of any such, बिना कुछ मतलब जब चेंज हुआ था उससे पहले कर दिया, और the company or other person shall intimate the changes of such applicant, और बाद में उस पर चेंज हो गए। तो अब ऐसे केस में अगर वो बंदा वापस लेना चाहता है अपने पैसे, तो पूरे पैसे उसको वापस दिए जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर, कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं और आगे अब हम आ गए हैं कौन से पेज पे? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और एग्जांपल है पेज नंबर 27। कुछ इलस्ट्रेशन है, ऑल द स्टेटमेंट्स कंटेंड इन अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी वर लिटरली ट्रू, सारे स्टेटमेंट्स जो भी प्रोस्पेक्टस में है वो सब सही है, ट्रू है। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट द कंपनी हैड पेड डिविडेंड्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और कंपनी ने ये भी बताया प्रोस्पेक्टस में कंपनी डिविडेंड देती आ रही, तभी तो लोग उसके शेयर्स खरीदे। बट देयर वाज नो डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द डिविडेंड वर पेड आउट ऑफ रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, और लेकिन ये नहीं बताया कि जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो कमाई के पैसे से नहीं दिए जा रहे, कैपिटल प्रॉफिट से दे रहे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेच दी हो, उससे जो प्रॉफिट आया हो उससे डिविडेंड दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। लोग जब शेयर खरीदेंगे तो ये सोच के खरीदेंगे कंपनी अच्छा काम कर रही है, नहीं इसे क्या पता है तो असेट बेच के कंपनी प्रॉफिट करके अपने डिविडेंड दे रही है। एंड अलॉटी ऑफ शेयर्स
want to avoid the contract on the ground that the prospectus was false in the material particulars। और एक अलॉटमेंट जो जिसको शेयर मिला है वो बंदा कह रहा है भाई ये तो गलत चीज़ है, प्रोस्पेक्टस में तो मटेरियल पर्टिकुलर्स दिए ही नहीं गए। आंसर, द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट डिविडेंड्स वर पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज अ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। अब ये जो नहीं बताया कि डिविडेंड किस पैसे से, किस प्रॉफिट से दिया रहा है, ये एक तरीके से चोरी हो गई या कंसीलमेंट हो गया। मटेरियल फैक्ट उसने बताया नहीं, लोग तो मिसलीड हो जाएंगे। एज अ कंपनी नॉर्मली रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि नॉर्मली जो डिविडेंड दिया जाता है वो ट्रेडिंग और रेवेन्यू प्रॉफिट से दिया जाता है। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज इट कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। कुछ अलग ही सिचुएशन हो जाती है, एक्सेप्शनल सिचुएशन हो तब जाके डिविडेंड आप कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हो। हैंस अब मटेरियल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन, ऐसे केस में तो मटेरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपने बहुत फैक्ट छुपा लिया। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस द अलॉटी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो शेयर लेने वाला बंदा है वो मना कर सकता है, भाई मुझे नहीं चाहिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमने अभी तक इतने क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एमसीक्यू और एग्जांपल समझ मतलब एक्सप्लेन कर दिया या डिस्कस कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि भाई कुछ तो काम आ रही है ये वीडियोस, है ना, कुछ तो हेल्प हो रही है। मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ उससे कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।